एक समय की बात है। त्रिपुर नाम के एक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए और इस कारण उसने हमेशा अपना जीवन दुखों में ही काटा है। उसके पड़ोस में गिरधर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो उसको अपने छोटे भाई सा मानता और वैसे ही प्यार किया करता था। गिरधर की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी रेशमा एक सीधी साधी सरल स्वभाव की घरेलू लड़की थी। वो भी सूरज को अपने छोटे भाई सा ही मानती थी। ना ये इज़हार है, ना कोई सवाल है, फिर भी दिल बेवजह तेरे पास है। अरे सूरज, कहाँ था भाई? सुबह से तेरा इंतजार था। तेरी भाभी को तेरे ही किस्से सुना रहा था और तू भाव खा रहा था। अरे नहीं भैया, वो बस ऐसे ही। अरे फिर भी तू था कहाँ? यही था भैया, बस सोच रहा था कि अब आपके पास जाना चाहिए या नहीं। क्यों भाई, अब ऐसा क्या हो गया जो तू मेरे पास आने से पहले सोच रहे? नहीं भैया, वो दरअसल अब आपकी शादी हो गई। अब आपके जीवन पर भाभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, तो मेरे यूं बेवक्त कभी भी आना सही नहीं होगा ना। बाप रे, तू कब से इतना सोचने लगा रे? और दूसरी बात, इतने में अभी अभी ब्याही हुई गिरधर की नई नवेली दुल्हन वहां आती है। उसको देखते ही सूरज थोड़ा शर्माते हुए वहां से जाने लगता है। तभी एक मध्यम प्रेम भारी वाणी से एक आवाज आती है। रुक जाइए देवर जी, भाभी तो माँ समान होती हैं। क्या माँ से कोई इतना शर्माता है? अच्छी नहीं लगती क्या आपको? अरे नहीं भाभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरे बड़े भैया की पत्नी हैं, तो आप तो सम्मान योग्य है मेरे लिए। तो फिर आप हमसे इतना दूर दूर क्यों भाग रहे? नहीं भाभी, वो बस कुछ नहीं। मैं आपकी भाभी हूँ, माँ मानो या बहन, लेकिन इस रिश्ते से आप भाग नहीं सकते। हाँ भाभी, समझ गया। इसी तरह नए रिश्ते के साथ सूरज के जीवन में एक नए रिश्ते के रूप में एक नया अध्याय शुरू होने लगा था, जहां उसे माँ सा प्रेम और बहन सा साथ मिलने लगा था। भैया और भाभी किधर हो भाई सब? अरे यही है, आ जाओ। अरे भैया, भाभी ऐसे ही उखड़ी सी क्यों है? अरे क्या बताऊं भाई, शादी की अपनी मुसीबतें हैं। मुझे काम है और तेरी भाभी की जिद है कि उन्हें हम मायके ले जाऊं। हाँ तो आप ही बताइए देवर जी, इतने दिन हो गए, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने घर जाऊं, यहाँ माँ पिताजी के साथ, अपनी सहेलियों के साथ अपना कुछ वक्त बिताऊं? और इनको तो बस काम काम काम। मेरी खुशी तो लगता है मायने ही नहीं रखता। अरे नहीं भाभी, आपका पूरा हक बनता है। भैया, ये आप गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे, एक पति जैसे बर्ताव कर रहे हैं, और क्या। लो भैया, बन गए तुम पति। वैसे भाभी, ये सही नहीं है। आप तो पतियों को एकदम बदनाम कर रही हैं। अच्छा, तो अब आप मुझसे पति के ऊपर बहस करेंगे, मेरा विरोध करेंगे? बाप रे, नहीं भाभी, सोच और सपने में भी आपका विरोध और मैं हो ही नहीं सकता। भैया, भाभी तो आज पूरा मन बना चुकी है बैंड बजाने के। हाँ, आप भी हंसो अब उनके साथ बैठकर मेरे ऊपर। आखिर आप भी तो एक दिन किसी के पति ही बनेंगे ना। हंसिए। ये लो। कह दिया तुमने, अब ये पूरा दिन शर्माते रहेगा। वैसे मेरा सुझाव है, अगर आप मानो तो। क्या भाभी, बोलिए ना। आप एक अच्छे पति बनना जो अपनी पत्नी को मायके लेकर जाए। हाँ। चलिए भाभी, तो एक अच्छा पति बनाने से पहले एक अच्छा देवर बन जाता हूँ। क्या मतलब? भैया, अगर आपको फुर्सत नहीं तो क्या मैं लेकर चला जाऊं मेरी भाभी माँ को मायके? मैं छोड़ आता हूँ ना। क्या आप? पर
आप बेवजह परेशान हो जाएंगे। रहने दीजिए, मैं कभी और चली जाऊंगी। अरे परेशान होने की क्या बात है, बस आपको आपके घर छोड़कर आ ही तो जाना है। अगर इतनी इच्छा है आपको तो चलिए भाभी, मैं एकदम सुरक्षित छोड़ाऊंगा। भाई वाह, ये हुई ना बात। जा जा एकदम जा, और अपनी भाभी माँ को पहुंचा मायके। अरे पर वो अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे चक्कर में परेशान होंगे। रहने लीजिए देवर जी, कभी और चली जाऊंगी। अरे क्या परेशान हो जाएगा, जब बोल रहा है कि छोड़ आएगा तो अब मना कर रही हो। चली जाओ ना। और दूसरी बात, हमारी शादी में भी ये गया नहीं तुम्हारे घर। अब ले जाओ, मिलवाओ अपने परिवार से भी, और पहचान करा देना। मेरा छोटा भाई है, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरे इकलौते देवर जी हैं, इनकी तो उधर खूब खातिरदारी होगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो फिर आपको कब वक्त है देवर जी, कब तैयार रहूं मैं? जब आप बोलें तब भाभी। अभी बोलिए, अभी चलते हैं। नहीं नहीं, जाने से पहले थोड़ी तैयारी भी तो करनी पड़ती है ना, तो कल चलते हैं। जी भाभी। अम्मा, ओ अम्मा, किधर हो साहब? कहाँ गए साहब? अरे माँ, दीदी आ गई, आओ जल्दी, आओ जीजी आओ। आंगन में बैठकर सब बातें करते हैं। वहाँ सूरज की अच्छी खातिरदारी होती है। आज सूरज को एक परिवार का सुख महसूस हो रहा। अरे जरा कुछ खाने को लाओ, मेरे देवर आए हैं। देवर? तेरा देवर कहाँ से जीजी? अरे चुप कर, हर वक्त फक्कड़ की तरह बोलती रहती है। तेरे जीजा के प्राण बसते हैं इनमें। खास कहा है कि इनकी खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं बिटिया, कमी क्यों होने लगी? ए सुरभि, सुरभि, हाँ बोलो माँ। अरे तेरी जीजी का देवर आया है, खातिर नहीं करेगी? कुछ खाने को तो लेके आ। सुरभि और सूरज जब एक दूसरे को देखते हैं, तब से ही उन दोनों को कुछ अपना सा महसूस होता है। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द। अच्छा भाभी, मैं चलूं? अरे इतनी जल्दी क्यों बेटा? कछु तकलीफ हुई का? अरे नहीं नहीं, तकलीफ क्या माँ जी। तकलीफ क्या हो गई माँ? याद आ रही होगी किसी की, कोई होगी जो इंतजार कर रही होगी उधर। चुप कर, याद किसकी आएगी? हमें क्या पता, अब कोई होगी तभी तो इतनी बेचैनी ही जाने की। बेचैनी है। क्योंकि तेरी तरह यहाँ वहाँ बतियाना नहीं है इनको। पढ़ते हैं, नौकरी की तैयारी है इनकी। नौकरी की तैयारी? सरकारी? बगुआ? हाँ माँ, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। वो तो हमरा बड़ा मन था यहाँ आने का, और इनके पास वक्त ही नहीं था, तो ये आए हैं। अच्छा, तो पूरा दिन पढ़ते ही रहते हो या किसी और का ख्याल भी है? चुप कर। पगली, आप बुरा मत मानिएगा देवर जी, इसकी तो आदत ही है, बस हंसी मजाक करना है पूरा दिन। पता नहीं कब बड़ी होगी। चलो भाभी, चलता हूँ। सुनो, एक बात पूछे? बुरा तो नहीं मानोगे ना? कहो ना। क्या दिल में कोई नहीं है? ना, पर अब शायद कोई होने वाला है। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। रेशमा माँ बनने वाली होती है। खबर से पूरा घर महक उठता है। सबके मन में खुशी और उत्साह था। एक दिन रेशमा की तबीयत खराब हो जाती है।
गांव के ही वैद्य जी उसका इलाज कर देते हैं और आराम करने की सख्त हिदायत भी दे देते हैं। अरे भाभी, भाभी कैसी है तबीयत अब आपकी? जी अभी ठीक है। बस अब आप कोई काम नहीं करेंगी, मैंने बोल दिया। भैया आप ख्याल रखिए भाभी का, वो कुछ ना करें। सूरज, मैं और तेरी भाभी कुछ सोच रहे हैं। क्या भैया? कैसा हो अगर हम इनकी बहन सुरभि को यहाँ बुला लाएं? तुम्हारी भाभी का कहना है कि वो आएगी तो सब काम संभाल लेंगी, तो इनको आराम होगा। अगर भाभी को ऐसा लगता है तो ठीक है, उनको भी मदद मिल जाएगी। पर भाभी बहन के आने से ये मत भूल जाएगा कि एक देवर भी है आपका, जो आपकी एक हुक्म पर सारे काम करने को तैयार है। बिल्कुल। तो देवर जी, आप कल जाकर सुरभि को ले आएंगे ना? जरूर भाभी, कोई परेशानी नहीं। और बोलिए। और ये लीजिए, ये खत अम्मा को दे दीजिएगा, वो समझ जाएगी। नमस्कार अम्मा। अरे आओ आओ, भीतर आओ बिटवा। अपने घर में काहे की शर्म? अम्मा, ये चिट्ठी भाभी ने भेजा है। अच्छा, तुम बैठो। ए सुरभि, सुरभि, ना जाने ये लड़की कब बड़ी होगी, बस इधर उधर मांगती रहती है। हाँ माँ, बोलो, का काम है? काम का रहेगा, घर में पाँव नहीं टिकता कछु देर भी। सूरज आया है, कुछ पनी वानी पूछ, मैं कहने की तैयारी करती हूँ। ये लो पानी। धन्यवाद। अरे वो छोरू, फिर से क्यों आ गए? अगर कहूं कि रहा नहीं गया तो? धत, खाली फक्कड़ की तरह बोलते हो। कहो ना, काहे आए आज? किसी को ले जाने आए हैं। किसको? तुमको। ए धत। धत धत क्या करती हो, मजाक समझ रही? सच में किसी की विदाई कराने आया हूँ। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, सोनी सोनी जिंदगी में खास आ गए। न पूछो मैं कौन हूँ, न पूछो तुम कौन हो, किस्मत के लिखे दो नाम एक हे सुरभि, जा तैयारी कर, जीजी के घर जाना है, उसको जरूरत है तेरी उधर। देखा, बोल रहा था ना। हमारी बात पर तो विश्वास ही नहीं है तुमको। अरे आ गई तू, आजा आजा। बहुत देरी हो गई। हाँ भैया, वो रास्ते में कुछ खाने पीने रुक गए थे। अच्छा, बैठिए आप, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी। हाँ जीजी, तुम आराम करो, हम बनाते हैं खाना। अरे सुरभि, अभी तो आई हो, बैठो आराम करो, इतना लंबा सफर करके आई हो। अरे जीजा जी, इतना लंबा सफर करके आए क्यों? तुम सब बैठो, हम खाना बनाते हैं। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है, बैठो थोड़ी। अरे नहीं नहीं, वो हमारी एक परीक्षा होनी है ना, तो। अरे तो खा के तो जाओ। अच्छा ठीक है, जल्दी बनाना थोड़ा।
इतनी रात को कहाँ? कहीं नहीं, बस सोचा इस गांव की रात देख लूं। तुम अब तक जाग क्यों रहे? नौकरी की तैयारी कर रहा। तो का उसमें रात दिन पढ़ते हो? क्या करें, परीक्षा ही इतनी मुश्किल होती है। बाप रे, हमसे तो कभी ना हो। हम तो रात दिन एक ही काम में दिल लगा ही नहीं पाते। अच्छी बात है, तुम्हें करने की जरूरत भी का है। काहे? हमरी भी नौकरी लग जाएगी तो अच्छा रहेगा ना, नौकरी वाली कहलाएंगे। अच्छा, वो तो तुम वैसे भी कहला सकती हो। कैसे? हमारी नौकरी लगेगी तो तुम नौकरी वाली कहलाओगी नहीं का? आखिर हमरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। भक, कुछ भी बोलते हो। अब ऐसे हमें का देख रहे? किताब देखो, खूब जी लगा कर पढ़ना। पढ़ना तो है। और पता है सुरभि, तुम पता नहीं समझ सकती हो या नहीं, पर ये नौकरी ही हमरा जीवन है। ये नहीं तो कुछ नहीं। अरे नहीं काहे, पता है हमरा मन कहता है तुमको ये नौकरी जल्दी ही मिलेगी। अब तो मिलेगी ही, तुम्हारा आशीर्वाद जो मिल। खाली फालतू बोलते हो। वैसे हमको भूल तो नहीं जाओगे ना? ऐसा हो सकता है। काहे नहीं हो सकता, हम तुम्हारे हैं ही कौन। और वैसे हम सुने हैं कि सरकारी नौकरी लगने पर तो लड़कों के तेवर ही बदल जाते हैं, दहेज और शादी। हम वैसे नहीं हैं। अच्छा, तो फिर तुम कैसे हो? अरे बुरा मान गए, बहुत लड़के ऐसे होते हैं, हम तो बस वही बता रहे। अच्छा, तुम कितने लड़कों को जानती हो? धत, कुछ भी बोलोगे। तो काहे परेशान कर रही थी? बहुत लड़के ऐसे होते हैं, वैसे होते गए। हम का तुमको ऐसे लगते हैं? तो क्या हम तुमको ऐसे लगते हैं? हाँ, हम जा रहे। नाराज हो गई? बोलो ना। अब नौकरी लग जाए फिर देखेंगे तुम बदलते हो या नहीं। तुम तो हमको जीवन भर देखोगी, नहीं का? काहे? हम काहे देखेंगे तुमको? हम तुम्हारे हैं ही कौन? पत्नी नहीं बनोगी? हमरे माँ पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि दहेज देकर सरकारी दूल्हा ढूंढे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ भावनाएं थीं। दोनों के जीवन में एक अलग ही उत्साह था। पर कहते हैं ना कि मन की बात मन में ही रहे तो उसे भगवान सुनते हैं और पूरा भी करते। इसी बात पर विश्वास करके दोनों ने अपने मन की बात मन में ही रखा था और इंतजार थी एक सही समय की, जब वक्त की फेर में उनके भाग्य की रेखाएं जुड़ें। देवर जी, कितने समय बाद आए आप? कहाँ गायब थे? नहीं भाभी, वो परीक्षा थी तो उसी में थोड़ा। अच्छा, तो कैसी रही परीक्षा? अच्छी थी ना? परीक्षा अच्छी रही भाभी, और वही बताने आया हूँ कि पास हो गया। अरे वाह, मतलब नौकरी? नहीं नहीं भाभी, आप तो एकदम खुशी हो गई, अभी पूरी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, वैसे खुश क्यों नहीं होंगी? हक नहीं है मेरा? पूरा हक है भाभी, और आपका ही तो सबसे पहले हक है भाभी, पर अभी समय है। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। वैसे देवर जी, एक बात बोले? हाँ भाभी, वैसे भाभी सुरभि कहीं नजर नहीं आ रही? वो तो मंदिर गई है।
आजकल भगवान से ना जाने क्या इतनी मिन्नत करती रहती है। वैसे ये सब छोड़िए, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। हाँ भाभी, बोलिए ना। अब तो आपकी नौकरी लग जाएगी, अब बदल मत जाना। हमारी पसंद की हुई दुल्हन से ही ब्याह करिएगा। बोलिए, करिएगा ना? सब आपकी ही जिम्मेदारी है भाभी। ए लड़की, अरे सुन ना। बाप रे, ये लड़की क्या हो गया इसे? क्या हुआ? अरे देखिए ना, न जाने क्या ही इतनी खुशी की बात है। आजकल मैं देख रही सुरभि मानो हवा में ही उड़ रही है। न जाने किन ख्यालों में ही डूबी रहती है। मत पूछो भाग्यवान, शायद उम्र ही ऐसी होती है। उधर सूरज वो भी न जाने किन ख्यालों में दिन रात बस मुस्कुराता ही रहता है। अच्छा, पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। अरे संभालो, ध्यान से। मुबारक हो, बेटा हुआ है। जीजा जी, आज हम बहुत खुश हैं। बधाई हो नई नवेली मौसी जी। जाइए, हमें नेक दीजिए और देख लीजिए अपने बेटे का चेहरा। अरे आराम से। देवर जी कहाँ है? वो नहीं आए? परीक्षा थी उसकी, शहर गया है। तुम आराम करो। भाभी, ओ भाभी। अरे आओ, जीजी, सूरज आया है। तूने अंदर बुला, इस लड़की को अकल ही नहीं है। भाभी, 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 जरा चेहरा तो दिखाओ हमारे भतीजे का। जी देख लीजिए। अरे रुकिए तो। हाँ भाभी, बोलिए। बैठिए ना। अब बताइए कि परीक्षा कैसी रही? बहुत अच्छी रही भाभी, और मन तो कहता है कि नौकरी हो ही जाएगी। मन तो हमरा भी यही कह रहा, बाकी पहली बार है। नतीजा जो भी हो, आपकी किस्मत में सुख ही लिखा है। अरे हंसते क्या हो, एक माँ की बात है, जाया नहीं जाने वाली। जाइए, मुन्ना के साथ थोड़ा वक्त बिताइए। कैसी रही परीक्षा? अच्छी रही। लग तो रहा कि नौकरी हो ही जाएगी। बाकी देखो। अरे हो ही जाएगी, तुम चिंता मत करो। अरे हाँ, ये लो। इका है? जलेबियां हैं। आज पहली बार मुन्ना को देखने आ रहा था, सोचा कुछ मीठा ले चलूं। देख लो मुन्ना अपना चाचा जी को, कितने बुद्धू हैं। पढ़ाई में ही ध्यान है इनका। ये नहीं जानते कि मुन्ना अभी ये सब नहीं खाएगा। मुन्ना के चाचा को पता है कि मुन्ना नहीं खाएगा, पर मुन्ना की चाची तो खा सकती है ना। ए दत्त, मौसी हैं हम। अरे भाभी को बहुत पसंद है। भाभी, ओ भाभी, छगन की जलेबियां लाए हैं। छगन की जलेबी, हमें तो वो बहुत पसंद है। आप परीक्षा के समय भी ये याद रखे? तो का परीक्षा में सब अपनों को भुला देता है। आप हमको इतना प्यार देती हैं, माँ जैसी हो चुकी अब आप हमारे लिए, और इतना सुंदर गुड्डा दे दिया खेलने को। ये सब कैसे भूल जाएं भाभी? ए सुरभि, जा सबके लिए निकाल कर लिया। और देवर जी, हाँ भाभी। आप हमें कितना सम्मान देते हैं। हम भाभी, आप सम्मान योग्य हैं। आपने मुझ जैसे एक अनाथ को माँ की ममता से परिचित कराया। ये उपकार है आपका हम पे। जी, ये लो जलेबी खाओ। लो तुम भी। तुमने ली? हाँ, वो हमको मन ही नहीं किया, उतना खास नहीं लग रहा था तो। तुमको पसंद नहीं आया? हमको तो लगा कि भाभी को पसंद है तो तुमको भी होगा। ऐसा जरूरी है क्या कि जो जीजी को पसंद होगा वो हमको भी भाएगा? जरूरी तो नहीं है। ये वैसे तुमरे परीक्षा का परिणाम कब आएगा? कुछ समय में आ जाएगा। काहे? ऐसे बस जानना था। हमरे परीक्षा के बारे में तुमको काहे जानना है? हम तुमरे हैं कौन? परिणाम आएगा तो हमको भी बताना। काहे? हमरी लई जलेबियां तुम नहीं खाए
तो हमरे परीक्षा का परिणाम तुमको काहे जानना है? हमने व्रत लिया है कि जब तक तुम अपनी नौकरी में नहीं लग जाते हम सिर्फ एक समय का ही खाना खाएंगे। का? तुमने हमरे लिए? काहे? बोलो ना, हम तुमरे हैं कौन? अब जिसको दिल ने अपना मान लिया है उसको मुंह से बोलकर का बताए कि तुम हमरे कौन हो। सुरभि, तुमने हमरे लिए जो किया है ना, हमको लग रहा है कि हमें सब मिल गया है। अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पहले ये परीक्षा, ये नौकरी सब खुद के लिए कर रहे थे, कोई और कारण ही नहीं था हमरे पास। बाकी अब जो कछू है सब तुमरा। याद रखोगे ना? नौकरी मिलने के बाद भूल तो नहीं जाओगे? फिर वही बात, अभी तुमने ही तो कहा था, जो बात दिल ने मान ली है उसको मुंह से कहने की जरूरत नहीं। तुमको हमरे दिल ने अपना मान लिया है। नौकरी लगने के बाद हम सीधे भाभी से बात करेंगे कि हमरी तुमसे शादी करा दें। इतना बोल पाओगे अपनी भाभी माँ से? हम बात कर लेंगे, तुम ज्यादा घबराना नहीं। सुरभि, तुम बात मत करना, हम करेंगे। काहे? तुमको क्या लगता है कि हम डर जाएंगे? हमको बात करने नहीं आता है का? तुम ही सबसे पढ़े लिखे समझदार हो। पढ़ा लिखा होना एक बात है और समझदार होना दूसरी। हम पढ़े लिखे जरूर, पर समझदार तुम ही हो। कहे कि तुम रिश्तों को, भावनाओं को हमसे ज्यादा समझती हो। फिर काहे मना कर रहे हो हमको बात करने से? क्योंकि अगर तुम अभी हमसे शादी की बात करोगी तो लोग कहेंगे कि प्यार में पागल हो चुकी, जो एक अनाथ लड़के से शादी करना चाहती है जिसके पास कुछ नहीं है। और अगर हमारी नौकरी लगने के बाद तुम बात करोगी तो सबको लगेगा कि हमारी नौकरी देखकर तुम हमसे शादी करना चाहती हो। दुनिया हमारे इस वक्त के मिलन पे सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि न जाने हमारे बीच ऐसा क्या हुआ जो इतना हड़बड़ाहट में शादी करनी है। हम तुमको अपने घर की, अपने जीवन की देवी बनाना चाहते हैं सुरभि, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाए। इसीलिए हमारी नौकरी लगेगी तो हम ही बात करेंगे सबसे। देखते देखते समय बीतता चला गया। सुरभि को आए अब काफी हो चुका था। एक जवान लड़की को ऐसे इतने समय तक रखना एक जिम्मेदारी वाला काम है, इसीलिए अब उसकी जीजी जीजाजी उसको घर भेजने के बारे में सोचते हैं। आओ आओ सूरज। क्या हुआ भैया, कुछ काम था? हाँ भाई, काम तो है। तुम आज कहीं व्यस्त तो नहीं? अरे नहीं नहीं भैया, बोलिए। सुरभि को आए काफी समय हो चुका, सोच रहे हैं कि अब उसको घर पहुंचा देना सही रहेगा। तुम उसको घर पहुंचा दो। जी भैया। ना ये इजहार है, ना कोई सवाल है, फिर भी दिल बेवजह तेरे पास है। अरे ऐसे दुखी काहे हो रहे? कौन सा हम हमेशा के लिए आए थे? एक दिन तो जाना ही था ना। ये बात तो हमको पता है, पर दिल मानने को तैयार ही नहीं कि अब हम तुमसे मिल नहीं पाएंगे। कितना अच्छा लग रहा था सब कुछ जब तुम यहाँ थी। अब तो का पहले घर से निकलते तो तुम दिख जाती थी, अब तो बस सब खाली खाली सा लगेगा। पता नहीं इतनी बेचैनी क्यों हो रही। सच कहे तो बुरा हमको भी लग रहा, पर जा रहे एक भरोसे के साथ कि एक दिन तुम आओगे हमें लेने। मैं जरूर आऊंगा, हम हमेशा के लिए एक साथ होंगे एक दिन। वही तो अब तो दुखी नहीं ना? वैसे तुम्हारे लिए कुछ लाए थे, शायद तुम्हें पसंद आए। चूड़ियाँ कितनी सुंदर है ये, हमें बहुत पसंद है। पहनोगी ना? पहनेंगे, और जब जब ये खनकेगी तब तब हमें महसूस होगा कि तुम हमारे पास हो। मैं जल्दी ही आऊंगा, तुम इंतजार करना। सुरभि का वक्त सूरज के इंतजार में ही बीत रहा था, और इधर सूरज भी दिन रात बस उसी के ख्याल में डूबा रहता। देखते देखते समय बीतता चला गया। सूरज परीक्षा पास करके एक सरकारी अफसर बन चुका था, और बारी थी उस वादे को पूरा करने की जिसके आस में दिन रात कोई दूर उसका इंतजार कर रहा था, और वो थी सुरभि। वो सबसे अपने मन की बात करता है। सुरभि के लिए एक सरकारी अफसर का रिश्ता सुन सब बहुत खुशी से राजी हो जाते हैं। दोनों की शादी होती है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है।
जहां दो लोग अपनी किस्मत से जुड़े और अपने जीवन की नए अध्याय की ओर बढ़ें। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, सुनी सुनी जिंदगी में खास आ गए। न पूछो मैं कौन हूँ, न पूछो तुम कौन हो, किस्मत के लिखे दो नाम एक साथ आ गए। पता नहीं तुम दोनों के दिमाग में क्या चलता रहता है। सुबह से खिचड़ी पकाने में लगी हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी खिचड़ी नहीं बनी। हो गया माँ, खिचड़ी लगभग पक ही गई है। तुम चुप रहो, तुम्हें मैं सहन नहीं कर सकती। कितनी बार कहा है मेरी आंखों के सामने मत आया करो। तुम्हें देखते ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं माँ? उसे बुरा लगता है। ओहो, अब इस अशुभ औरत ने तुझे भी अपने पक्ष में कर लिया। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर इस घर को बर्बाद कर दोगी। मैं तो ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। आप घर क्यों छोड़ेंगी? घर तो मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, इसलिए अब तक इसी घर में पड़ी हूँ। हाँ हाँ, वही तो कहती हूँ, इस घर में तुम्हारे रहने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़े तो सड़क पर जाकर रहना, लेकिन मेरे घर में मत रहो, बस। क्या बात है छोटी, उदास बैठी हो? दोपहर का खाना खाया या अब तक बिना खाए बैठी हो? नहीं भाभी, खाने का मन नहीं है, आप लोग सब खा लीजिए। अरे ये क्या, सुबह हमने दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई, एक बार चख कर तो देख कैसी बनी है। अगर आज खाने का मन ही नहीं कर रहा भाभी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। देख, माँ की बात दिल से मत ले, तू जानती है ना, माँ ऐसी ही है, सारी उम्र ऐसी ही रही है, हमारी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। मैं क्या करूं भाभी, कहाँ जाऊं? मेरा भी जीवन कम दुखों से नहीं भरा है। बचपन में माँ बाप खो दिए, शादी के बाद सोचा किस्मत सुधरेगी, पर मेरा पति ही चल बसा। क्या मुझे दुख नहीं होता? मैं समझती हूँ तुझे बहुत दुख होता है, तू यहाँ क्यों पड़ी है? जा, कहीं जाकर काम धंधा करके अपना घर बसा। कब तक ऐसे ही रहेगी? नहीं भाभी, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इस घर में तेरे देवर की यादें हैं, इन्हीं यादों के साथ मैं जी रही हूँ। जब तक जीऊंगी यही मेरा सहारा है। अरे बाबली, इस कारण तो माँ तुझे हमेशा डांटती रहती है। माँ का अत्याचार कब तक सहेगी? माँ जो चाहे कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ी देर मन दुखता है, फिर सब ठीक हो जाता है। माँ तो माँ है, डांटेंगी ही, है ना? पर इतना ज्यादा अत्याचार कैसे सहेगी तू? तू बहुत अच्छी है छोटी, कोई तेरी कद्र नहीं करता। कभी कभी मैं भी तुझे समझ नहीं पाती। तुम काम पर जा रहे हो? हाँ, अरे इतनी सुबह सुबह और कहाँ जाऊंगा, काम पे, और क्या। तो एक काम करो, घर जाओ और माँ का हालचाल ले आओ। हैं? मैं और घर जाऊं? अरे तुम सोच कैसे सकती हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार जहां से अपमानित होकर आया हूं, मैं वहां फिर कभी नहीं जाऊंगा, बस। समझ गई? इस तरह जिद मत करो, माँ का हालचाल लेकर मुझे बताओ। अरे मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं माँ का हाल चाल लेने के लिए बिल्कुल नहीं जा सकता।
हाँ। इस तरह गुस्से में बैठकर क्या फायदा? अपमानित हुए हो ये सच है, तुम घर छोड़कर आए हो, लेकिन माँ को ऐसे कैसे छोड़ दोगे? माँ का हालचाल लेने के लिए कम से कम एक बार तो जाओ, और रमा का हाल भी जानना जरूरी है। ये सब ना तुम्हारी वजह से ही है कि मैं अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा हूँ। अरे हमेशा हमेशा तुम मुझे मेरे मन के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करती हो, हैं? हाँ, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। माँ तो तुम्हारी है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ का हालचाल लेना जरूरी है? माँ से मिलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे हाँ 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 हाँ, मेरा जिम्मा है। अगर माँ मेरे साथ रहती तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियां निभाता ना, लेकिन माँ तो साथ रहती ही नहीं है, इसीलिए मैं माँ का हाल चाल लेने के लिए घर नहीं जा सकता। मतलब नहीं 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 जा सकता। माँ और रमा का हालचाल जानने के लिए तुम्हें घर पर जाना ही होगा। अब चाहे आज जाओ या बाद में, यही मेरा आखिरी फैसला है। ओह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम इतनी बार कह रही हो तो काम से वापस आने के बाद खबर ले आऊंगा, ठीक है? सुन गोपाल, तुझसे बात करनी है। जो मैं कहने जा रही हूँ ध्यान से सुन। देख, तू खेती बाड़ी करता है, घर में ज्यादा पैसा दे नहीं पाता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इस घर में तेरा होना जरूरी नहीं। तुम मेरी माँ होकर ये कह रही हो? हाँ देख, मुझे तो घर चलाना है। तेरे बाकी 4 भाई शहर में जाकर अच्छा पैसा कमाते हैं, वहीं तू सिर्फ खेती करके थोड़ी सी कमाई करता है। इससे घर नहीं चलता बेटा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तू लता के साथ अलग हो जा। माँ, मैं चाहे कम पैसे दूं या ज्यादा, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ना। और तुम अपने बेटे से ऐसे कैसे बात कर रही हो, हैं? क्या हमारी सिर्फ पैसों की ही रिश्तेदारी है क्या? कोई और रिश्ता है ही नहीं क्या? अगर तुम अलग रहोगे तो क्या रिश्ता टूट जाएगा? मैं रिश्तों को खत्म करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम अलग हो जाओ। अगर ज्यादा पैसा दे सको तो इस घर में वापस आ सकते हो। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हम कहाँ जाएंगे बताइए, हमारा कौन है? तुम्हारा कौन है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो कहा है वही होगा। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। घर चला जाऊंगा और इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊंगा। आप कैसे हैं काका? काफी समय बाद आपको देखा। हाँ, बस चल रहा है। और तू कैसी है? मैं ठीक हूँ काका, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ हुआ है क्या? हाँ, और मत पूछ तबीयत के बारे में। अरे अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा, कैसे ठीक रहेगी तबीयत? उम्र भी तो काफी हो गई है ना। अरे बहुत सा जीवन जी लिया, शरीर में और बचा क्या है? बस इतना ही कह सकता हूँ। इतने तूफान और मुसीबतें झेलने के बाद तो अब मैं थक चुका हूँ, और फिर परिवार में भी कोई शांति नहीं है। हाँ, समझ रही हूँ, लेकिन जब इतना वक्त गुजार लिया है तो बाकी का समय भी अच्छे से गुजर जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, हमेशा अच्छे विचार रखो, तो देखोगे कि भगवान किसी न किसी तरीके से तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने, सच में। अरे भाई, मेरी उम्र से छोटी जरूर हो, लेकिन तुझ में बहुत बुद्धि है। ये क्या है? क्या गिरा है ये? हैं? अरे पक्षी के मुंह से कुछ गिरा है। अरे देखो तो, अरे वो चमक रहा है। देखो 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 देखो, क्या है? ये तो हीरा है काका, देखिए। हाँ, देखा, भगवान ने तेरे अच्छे दिल के लिए तुझे ये तोहफा दिया है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भगवान को धन्यवाद जरूर करना, है ना? किस्मत वाली हो। हाँ, सही कहा आपने, मैं बहुत खुश हूँ। लीला, हाँ लीला, मैं आ गया। अरे थोड़ा पानी दे दो,
बहुत प्यास लगी है। तुम आ गए हो? रुको, ये लो पानी। रुको, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ओह, ये तो हीरा है। अरे हीरा कहाँ से पाया तुमने? इसका तो बहुत दाम होगा। क्या बोल रही हो? कहाँ से पाया तुमने? तुम तो इसे खरीद नहीं सकती और हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम इसे खरीद पाएं। अरे बताओ ना, कहाँ से लाया तुमने इसे? चुप रहो थोड़ा। जानते हो, जब मैं उस नदी के किनारे पानी लेने गई थी, तब काका के साथ बात कर रही थी। तब एक छोटा सा पक्षी हमारे ऊपर से उड़ते हुए उसके मुंह में ये हीरा था और वो हीरा मेरे ऊपर गिर गया। ये देखकर काका भी बहुत खुश हो गए थे। ये क्या कह रही हो लीला? अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब देखो, हमारे इस गरीबी वाले घर में हीरा बहुत मदद करेगा। तुम्हारा भाग्य देखकर मैं सचमुच खुश हूँ लीला। बहुत मजा आ गया। अरे कहाँ हो गिन्नी? खाना हो गया क्या? हो गया हो तो जल्दी ले आओ भाई, भूख लगी है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ये लो। इस शरीर से अब इतना काम नहीं होता, ना तो काम में मन लगता है। पूरी जिंदगी काम किया, अब मौत की उम्र हो गई है, फिर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, असल में क्या कहूँ, होता ये है कि हम हमेशा बुरी चीजों के बारे में सोचते हैं और वही चीजें अपनी तरफ खींचते हैं और इसीलिए हमारे साथ बुरा होता है। देखो गिन्नी, अगर हम अच्छी चीजों के बारे में सोचे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा और हमारे साथ अच्छा होगा, जैसा आज मेरे सामने हुआ। हाँ, ये सारा ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिल गया और क्या ऐसा हुआ है जिस पर तुम्हें इतना विश्वास है? अरे आज जब मैं नदी के किनारे गया था तब लीला से मिला मैं। वो मेरी खैर खबर ले रही थी और वो मुझे बता ही रही थी कि तभी एक छोटा सा पक्षी उड़ते हुए आया। उसके मुंह से एक हीरा गिरकर लीला पर गिर गया, इसीलिए मुझे विश्वास करना पड़ा गिन्नी। क्या उस लीला पर हीरा गिरा? वो तो तुम भी ले सकते थे। कैसी लड़की है वो, बूढ़े आदमी को कुछ नहीं दिया और खुद ले गई। अरे ये क्या कह रही हो? वो उसके ऊपर गिरा तो वही लेगी ना। अरे तुम जलन मत करो गिन्नी, अच्छे से सोचो तभी अच्छा होगा। जलन करने से, गुस्सा करने से हम दोनों के लिए और बुरा होगा, समझी ना? हाँ हाँ ठीक है, खाओ। देवराज, देवराज, घर पर हो? उफ, मुझे अच्छे से नींद नहीं आई और इस वक्त कौन आ गया? हाँ, देखता हूँ बाहर जाकर ये सुबह सुबह कौन आ गया। थोड़ा शांति से सोने भी नहीं देते ये लोग। ओहो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बूढ़ी माँ, जल्दी सोकर उठ गई थी तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं और एक जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या जरूरी बात करनी है? ठीक है, बताओ, सुन रहा हूँ। क्या घटना? सुन, कल जब तेरे काका मामा घर आए थे तो उन्होंने मुझे एक घटना बताई। कल जब वो नदी के किनारे गए थे तो वहाँ लीला, मतलब आदित्य की पत्नी, उनसे मिली और आदित्य की पत्नी लीला मेरे पति को समझा रही थी कि हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए, बुरे नहीं। लेकिन तब अचानक एक छोटी सी चिड़िया के मुंह से एक हीरा लीला के ऊपर गिरा। हीरा चिड़िया के मुंह से? हैं? हाँ हाँ, तेरे काका मामा का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। अगर मैं वहाँ होती तो उस हीरे को मैं ही ले लेती, लेकिन क्या करे, उसने नहीं लिया। हाँ, उसने ये घटना मुझे बताई और मेरा फायदा किया। अब मैं क्या सोच रही हूँ बता? क्या वो हीरा ले लेना चाहती हो? हाँ, तू समझ गया, इसलिए तो मैं तुझसे बात करने आई थी। हमें बहुत सावधानी से वो हीरा हमारे पास लाना है, फिर उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो आधे आधे होंगे।
ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल। लीला, जल्दी बाहर आ, तुझसे बात करनी है। कौन? ओ बूढ़ी माँ, आओ आओ अंदर आओ। देवराज बाबू, आप भी आए हो, आओ अंदर। नहीं 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 नहीं, हम बैठने नहीं आए हैं, हमें एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो बूढ़ी माँ, बात क्या है? सुन, कल जो नदी के किनारे चिड़िया के मुंह से जो हीरा गिरा था वो हमें दे दो, वो हमारा है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो मेरे ऊपर गिरा था, वो हीरा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। और किस अधिकार से तुम लोग वो हीरा मांग रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो नीला, तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो कह रहे हैं वही करो, वरना बहुत ज्यादा बुरा होगा। ये हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, समझ रही हो ना? मैं कुछ भी नहीं दूंगी। ओ, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना तुम। तुम आ गए। जानते हो, थोड़ी देर पहले देवराज और बूढ़ी माँ मेरे घर आए थे। क्यों? क्या जरूरत थी? क्यों आए थे यहाँ पे? वो मुझसे वही हीरा मांगने आए थे जो मुझे मिला था। मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन देवराज और बूढ़ी माँ मुझे धमकी देकर गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उनका हीरा वापस नहीं देती तो वो ऐसा कुछ करेंगे जिसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या बेवकूफी भरी हरकत है ये, क्या बकवास है ये। लेकिन ये बताओ कि देवराज और बूढ़ी माँ को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास हीरे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, किसने बताया? ये घटना काका मामा के सामने ही हुई थी। उन्होंने ही अपनी पत्नी यानी बूढ़ी को सब बता दिया। हाँ, ये तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। और फिर उसी के चलते उस बूढ़ी ने देवराज के साथ मिलकर हीरा छीनने की योजना बनाई होगी। हाँ, यही तो हुआ होगा। अरे ये क्या सुन रहा हूँ गिन्नी, कि तुम और देवराज मिलकर लीला को धमकी देकर हीरा लेने गए हो? हाय 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 हाय, अरे तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे क्या कर क्या रही हो तुम? तुम चुप रहो, तुमने कभी नहीं समझा कि पैसे की अहमियत क्या होती है। अब जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे रोको मत, और मैं जो कर रही हूँ वही सही है। वही हीरा मैं और देवराज लेकर रहेंगे, फिर उसे बेचकर जो भी पैसा मिलेगा वो आधा आधा होगा, समझे? अब मुझे अपना आखिरी वक्त अच्छे से गुजारना है। अरे ये पाप है, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। क्या तुम समझती नहीं हो? तुम्हें पैसों के लालच ने निगल लिया है। तुम ठीक नहीं कर रही हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, फिर भी तुम ऐसी गलती कर रही हो। समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि ज्ञान से पेट नहीं भरता, ज्ञान से सुख नहीं मिलता। अगर लीला इतनी अच्छी थी तो उसने वो हीरा तुम्हें क्यों नहीं दिया, बताओ? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पैसों ने तुम्हें अंधा बना दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, समझ रही हो ना? सुनो, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगी। मैं जो कर रही हूँ उस काम में हस्तक्षेप मत करना। प्रणाम मोड़ल बाबू। आदित्य, और ये सब लोग सुबह सुबह मेरे घर पे आए हो, क्या बात है? इस समय तो इस तरह मेरे घर पे तो नहीं आते, जरूर कोई ना कोई बात है। हाँ मोड़ल बाबू, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बताओ क्या बात है। असल में मेरी पत्नी लीला नदी के किनारे जब गांव के बूढ़े काका मामा के साथ बातें कर रही थी तो उनके पास एक पक्षी का पंख गिरा जिसमें हीरे का टुकड़ा था, और वो उसे घर ले आई। बस वहीं से समस्या शुरू हो गई। देवराज और बुढ़िया ने हमें धमकी दी तो मैंने विक्रम से मदद ली, और कल रात तो उन्होंने हद पार कर दी, आग ही लगा दी और हमें मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से विक्रम और मैंने उन्हें पकड़ लिया। ये लीजिए, इसे अपने पास रखिए। ये क्या है? अरे ये तो वो हीरा है जो तुम्हारी पत्नी लीला ने पाया था, लेकिन तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इसका क्या करूंगा? देखिए, इसे आप अपने पास रखिए। हमारे जैसे गरीब लोगों के पास हीरा नहीं होना चाहिए मोड़ल मशाए। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? अब ये तो तुम्हारा है, अब मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ? समझने की कोशिश करो, ईश्वर ने ये तुम्हें दिया है, हमें नहीं। देखिए मोड़ल मशाए, कृपया आप इसे रख लीजिए।
नहीं तो ये हीरा हमारे घर में शाप बनकर आया है। गरीबों के घर में इन चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। तुम्हारा नजरिया देखकर हमें खुशी हुई। बहुत अच्छे, शाबाश। हम तुमसे बहुत खुश हैं। लेकिन देखो, इस हीरे के बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें ये पैसे लेने होंगे, समझे? नहीं तो मैं ये हीरा अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। ओ बहू, अब कब तक रोती रहेगी? रोने से कुछ नहीं होगा। रो मत, समझी? क्या करूं माँ, रोने के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। पूरा जीवन बस रोते ही बीत गया। ऐसे मत बोल, तुम्हारा रोना देख मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। आपके बेटे के साथ रहकर मेरी जो हालत हो गई है, आप समझ सकती हैं माँ। इतनी तकलीफ झेल रही हूँ मैं आपके बेटे के घर पर। मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा माँ। मैं आपके बेटे का घर छोड़कर चली जाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? कहाँ जाओगी तुम? ये तुम्हारा घर है, घर छोड़कर जाना ठीक नहीं। लेकिन माँ, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। बहुत दुख हो रहा है, आप देख रही हैं ना सब कुछ। कुछ दिन और सहन करो। दुख ज्यादा दिन तक नहीं रहता। दुख के बाद सुख जरूर आता है। और कब सुख आएगा माँ? मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ये अत्याचार मैं सहन नहीं कर सकती। आपको क्या बताऊं माँ। इतना टूट मत जाओ, मजबूत बनो। घर छोड़ना अच्छा कदम नहीं है। तुम अकेली लड़की कहाँ जाओगी? तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? ऐसा नहीं है। बेटे को घर आने दे, फिर उसके साथ बात करके मैं कोई रास्ता निकालूंगी। ओ रमा, तू मेरे घर आ, जल्दी आ। तुझे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने तुझे देखने के लिए तेरे भाई को भेजा था। कैसी है तू? अच्छी नहीं हो दीदी। पहले जैसी थी तब ठीक थी, जब तुम लोग मेरे साथ थे। अब तुम चले गए तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पूरा दिन जो जहर भुगत रही हूँ वो इन दोनों बहुओं के कारण। समझ रही हूँ तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना। तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जा। वहाँ इन बहुओं को झेलने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं तेरे घर आ गई तो सासू माँ का क्या होगा? वो तो अकेली घर पर बैठी रहेंगी। ये दोनों बहुएं उन्हें भी बहुत तकलीफ देती हैं। अगर मैं कर सकती तो तुझे और सासू माँ को अपने घर लाकर रखती। काश सासू माँ इतनी बड़ी गलती नहीं करती। बाकी बहुओं के बहकावे में आकर तुम्हें गलत समझ लिया और घर से निकाल दिया। अगर ये गलती ना होती तो आज हमें इस स्थिति में नहीं आना पड़ता। तुम लोगों के चले जाने के बाद सासू माँ को ये दोनों बहुएं खाना भी नहीं देती। क्या बोल रही है तू? इतनी बुरी हालत हो गई? हाँ, यही तो है। इसी वजह से कह रही हूँ कि क्यों तुम्हें निकाल दिया। बस पुरानी बातें मत बोलो। अब हमें अतीत की बातें नहीं करनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ। सब लोग खुश रहें, यही मैं चाहती हूँ। सारा दिन कोई काम धाम नहीं, बस बैठे बैठे सिर्फ खाना और खाना। सिर्फ खाना ही नहीं, शैतानी और चालाकी भी कुछ कम नहीं। कुछ समझ नहीं आता। बूढ़ी हो गई है, कितनी हवा में उड़ने लगी है। इसका कुछ ना कुछ तो हल करना ही होगा। इस बूढ़ी को तो सुधारना ही होगा। क्या हुआ बहू? इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने क्या किया? क्या किया? अभी तक समझ नहीं आया? हमें फिर से बताना पड़ेगा। सच में मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या हुआ। तुम लोग मुझे बताओ तो सही। ओ मेरी नाटकबाज, अब इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कल रात रमा जी के साथ क्या सलाह मशवरा किया था, फिर भी कह रही है कि कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझ पा रही। रमा जी के साथ क्या सलाह मशवरा किया है बहू? मैंने तो बस रमा से थोड़ी सी बात की थी।
चुप रहिए आप। और कितना झूठ बोलेंगी? बूढ़ी हो गई हैं और झूठ बोलने से भी शर्म नहीं आती। मैं और ललिता दोनों ने सुना है कि आप रमा जी के साथ सलाह मशवरा कर रही थी। मुझसे गलती हो गई बहू। मुझे सच में समझ नहीं आया कि तुम दोनों को बुरा लगेगा। अगर पता होता तो शायद नहीं बोलती। चुप रहिए आप। नीलिमा, तुम एक काम करो, इस बूढ़ी का खाना आज से बंद कर दो, फिर देखो कैसे सुधरती है। ओ महारानी, कहाँ गई थी? ऐसे मोहल्ले मोहल्ले घूमने से क्या मिलेगा? अरे महारानी तो जैसे सांप के 5 पैर देखे हैं, हवा में उड़ती घूम रही है। तो कहाँ गई थी बताओ? घर आने में इतना समय क्यों लगा? मैं कहीं नहीं गई थी। अगर जाती तो तुमको कह के जाती। फिर से जबान चला रही हो। वैसे कहाँ गई थी बताओ? मोहल्ले मोहल्ले घूमती फिरती हो, घर का काम कौन करेगा? मुंह से जबान तक नहीं निकल रही। देखा क्या अंदाज है इसका? हम दोनों बोले जा रहे हैं और ये जवाब ही नहीं दे रही। अगर 2 थप्पड़ लगा दूं ना, अभी बत्ती सी बाहर आ जाएगी, बोलना शुरू कर देगी, लेकिन वो तो मैं कर नहीं सकती। तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो? वो थोड़ा बाहर गई थी, तो क्या तुम दोनों उससे ऐसे पेश आओगी? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इसे छोड़ दो। आप चुप रहें। आप क्यों बीच में आ रही हैं? आप यहाँ से चली जाइए। जो हमें कहना है हम रमा से ही कहेंगे। ठीक है तो कहो, लेकिन इस लड़की को कुछ जो कहना है मुझे कहो, लेकिन इस लड़की को कुछ मत कहो। मैं तुम्हारे घर के काम कर रही हूँ। रमा और मैं मिलकर सारे काम जल्दी निपटा देंगे। आप अपनी बहू को संभालिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुन रहे हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। उस घर में माँ और रमा का क्या हाल है? मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। अरे इतनी चिंता क्यों कर रही हो लता? उन्होंने हमें अपमानित करके घर से निकाल दिया, बस। अब चाहे वो अच्छे से रहे या बुरे से, वो उनका मामला है ना। हमें उससे कोई मतलब नहीं है और ना ही उस मामले में हमें कोई दखल देना है, समझ गई? ऐसा मत कहो। माँ से शायद थोड़ी गलती हो गई। आखिरकार वो तुम्हारी माँ है, उन्हें तो हम छोड़ नहीं सकते। और फिर माँ और रमा की हालत बहुत बुरी हो गई है। तुम कुछ करो। ओफो, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मेरे पास कुछ भी करने की ताकत नहीं है। तुम अविनाश बाबू से बात करके देखो, वो कोई रास्ता निकाल सकते हैं। किसी भी कीमत पर रमा और माँ को इस हालत से बाहर निकालना होगा। मैं अविनाश बाबू से इस बारे में बात करने जाऊं? क्या सोचती क्या हो तुम कि मैं क्यों जाऊं? देखो, मैं इस बारे में ना किसी से बात ही नहीं करना चाहता। जैसे वो हैं वैसे रहने दो। अब उनका कोई काम हमारे लिए काम नहीं है। हाँ, ऐसा इतना गुस्सा मत करो। बाद में देखोगे कि तुम्हारी माँ और छोटे भाई की पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई है, फिर पछताओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, पहले ही कुछ इंतजाम कर लो। तुम अविनाश बाबू से बात करके देखो। ठीक है, ऐसा ही होगा। एक बार मैं अविनाश बाबू से इस बारे में बात करके देखूंगा। ठीक है,